हेलो सी एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट सितंबर 2025 या जन 2026 में है तो आप लोग एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं सीए गगन सतीजा आप लोगों का पूरा टैक्स एग्जाम ओरिएंटेड वे में इन डिटेल सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज एक छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और इनमें कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आई रिपीट, मैं इस चैनल के ऊपर, ये प्लेलिस्ट के ऊपर सिर्फ टैक्सेशन रिलेटेड वीडियो डालूंगा, बाकी और कुछ भी नहीं आने वाला है इसके ऊपर। तो चलो करेंगे स्टार्ट हम लोग हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अगेन एक छोटा सा खाली मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप लोगों ने लेट से पहले कभी टैक्स को पढ़ा ही नहीं है, या तो पहले कोई भी क्लासेस किया बट समझ में नहीं आ रहा है, या तो कोई भी सेल्फ स्टडी किया है बट अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले, बस मैं उतना ही आप लोगों से इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर करवा के लेने वाला हूं। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीएसटी का इंडिया के अंदर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ के लेंगे कि भैया इंडिया में जीएसटी कब आया था। तो इंडिया में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से, लेकिन एक स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे जीएसटी 8 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, इंडिया में टैक्सेस टोटल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अभी कुछ बातें ध्यान से सुन के लेना। एक होता है आप लोगों का कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा टैक्स होता है आप लोगों का? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर पर्सन ने कोई इनकम कमाया और उसके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट उस पर्सन से टैक्स ले रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर स्टडी करेंगे इनकम टैक्स के अंदर। और अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन किया, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर क्या बोल के बढ़ेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? चलो एक ही सेकंड के लिए आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, जो हमने अभी पढ़ा वो यहां पे लिखा है, आप लोग उसको एक सेकंड में रीड कर लोगे। चलो हो गया, पढ़ गया आप लोगों का। सर टैक्स लग रहा है, ठीक है, 2 टाइप का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, बट गवर्नमेंट को किसने पावर दिया गया हुआ है कि वो हमारे ऊपर टैक्स को लेवी कर सकते हैं, या तो मतलब टैक्स को लगा सकते हो, टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं? तो बच्चों यहां पे देखो, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। ये एक आर्टिकल ऐसा है, ये क्या बोलता है? आर्टिकल किसका आर्टिकल है ये? अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये बोलता है कि कोई भी टैक्सेस को लेवी करना या कलेक्ट करना ये होना चाहिए ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 265 बोलता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246A, सॉरी आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या बोलता है कि देखो, इंडिया हम ना समझ सकते कि आप फेडरल कंट्री हो, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग से काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से काम करता है। तो आर्टिकल 246 के अंदर एक 7 शेड्यूल है, जिसके अंदर है ना भैया 3 लिस्ट बनाई गई है। कितनी लिस्ट है? 3। पहली आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सारे वो मैटर्स बताए गए हुए हैं जिसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो डिसीजन रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे भी मैं बोल रहा हूं वहां पे अल्टरनेटिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट। यानी कि कोई टैक्सेस जिसके ऊपर लेवी एंड कलेक्ट करने का अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया गया हुआ है, वो सारे टैक्सेस आप लोगों के किसके अंदर कवर्ड है? यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल हो गया आप लोगों का इनकम टैक्स। फिर दूसरा कौन सा लिस्ट आता है आप लोगों का? स्टेट लिस्ट। यहाँ पे पावर किसके पास दी गई हुई है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना। और लास्ट में आता है आपका कौन सा लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। भैया अगर कोई मैटर है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर देनी थी, तो वो सारे मैटर्स आप लोगों के कौन से लिस्ट के अंदर आ गए? कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि यहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, ठीक है। बट अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रीवेल करेगा ओवर स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी हिस्ट्री थी आपकी आर्टिकल 246 की, ठीक है। अभी देखो बच्चों, क्या हो गया था ना, इंडिया के अंदर जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017।
अच्छा, जीएसटी मतलब आपका क्या हो गया? ये जीएसटी आपका कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी आने के पहले भी, जीएसटी आने के पहले भी इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हुआ करते थे। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे थे कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता था। यानी कि देखो एक बात बताओ, क्या टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज होके आपका एक टैक्स बन रहा था जिसका नाम क्या आ रहा था? जीएसटी। ठीक है, तो अभी ये जो एक जीएसटी बन रहा था इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे उनको वो छोड़ने पड़ रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे उनको वो छोड़ने पड़ रहे थे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बराबर है? तो अभी जीएसटी कौन से लिस्ट के अंदर आना चाहिए था? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला यूनियन लिस्ट के अंदर लेके आ जाओ, बट स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया क्योंकि फिर पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता। सेम हो गया स्टेट लिस्ट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट ने मना किया। और सेम हो गया फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी, क्योंकि चलो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आज जीएसटी को लेके भी आ जाते सेंट्रल एंड स्टेट को, आज दोनों को पावर मिलता, बट कल अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करता, है ना। तो जीएसटी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया गया विथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ध्यान से सुनना, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया वाया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A बोलता है कि जीएसटी के लिए अभी पावर है इक्वली बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास पावर है? इक्वली स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात को सुनना, क्या हो गया था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर आइटम है जिसको आर्टिकल 246 ने ही जीएसटी से बाहर रख दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये एक ऐसा पर्टिकुलर आइटम है जिसको जीएसटी से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, परमानेंटली बाहर रखा हुआ है, परमानेंटली आउटसाइड जीएसटी रखा है, यानी कि इसको मैं बोलूंगा इसके ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। सर जीएसटी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। सर लगाना रहेगा तो भैया आपको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो सर यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता क्या? तो वैसा नहीं है, इसके ऊपर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब इसका प्रोडक्शन होता है तब इसके ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और ये जब सेल होता है ना तब इसके ऊपर क्या लगता है? वैट। तो ये था आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी में कभी नहीं आ सकता है, और अगर लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली एक आइटम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये जीएसटी से ना टेम्पररीली बाहर है, टेम्पररीली आउटसाइड जीएसटी है। सर ये जीएसटी में अभी नहीं है या कभी नहीं है? ये जीएसटी में ना बच्चों अभी नहीं है, ये जीएसटी में अभी नहीं है। सर ये फ्यूचर में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो सर इसके ऊपर आज के टाइम पे कौन सा टैक्स लग रहा? तो इसके ऊपर है ना आज के टाइम पे 2 टैक्सेस लगते हैं। जब इसका प्रोडक्शन होता है, जब इसका क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, तब लगता है यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब इसका सेल होता है ना तब इसके ऊपर आज के टाइम पे क्या लगता है? वैट। एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लो क्या लिखा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी में कभी नहीं, लाना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। आज के टाइम पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, साथ ही साथ में क्या लगता है आप लोग, सॉरी अल्कोहलिक लिकर पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में अभी नहीं है, फ्यूचर में आ सकते हैं। उसके ऊपर आज के टाइम पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट। ये आप तक समझा? ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, आर्टिकल 269। कौन सा आर्टिकल है? 269। ये बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई की। चलो यहां पे मैं भी आप लोगों को एक नया चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। जीएसटी के अंदर है ना बच्चों टोटल 2 टाइप के सप्लाईज है। कितने टाइप के सप्लाईज है? 2। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक
फर्स्ट टाइप का सप्लाई है यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड क्या बोल रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये फॉल हो रहा रहेगा आपका सेम स्टेट या तो सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि सप्लायर भी लेट्स से महाराष्ट्र का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र का है, तो इस टाइप के सप्लाई को बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगला सप्लाई आता है आप लोगों का इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई आता है आपका? इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब है देखो, अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वापिस से लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कहां पे? बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, या तो वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी के अंदर है। यानी कि लेट्स से सप्लायर मेरा महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा गोवा हो रहा है या फिर दिल्ली हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। यहां तक समझा? सर इसका हम लोग क्या करें? तो देखो बच्चों, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो जो टैक्स लगेगा वो रहेगा CGST प्लस, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, प्लस अगर स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो SGST, अगर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो UTGST। ठीक है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट को इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर मिल जाएगा। बट अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? IGST। पैसा पहले पूरा सेंटर गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंटर गवर्नमेंट पैसा दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। यहां तक समझा? ठीक है सर, एक बात तो बताओ, GST में लेट से अगर एक सप्लाई महाराष्ट्र से हो रहा है गुजरात में, तो रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का है? तो यहां पे ना मैं एक वर्ड बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना उसको। GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कंजम्पशन हो रहा है, उस स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। उस स्टेट को उसका क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। यानी कि अगर महाराष्ट्र ने गोवा को गुड्स बेचा तो रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का हो रहा? गोवा का, जहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा, जहां पे ट्रांजैक्शन का डेस्टिनेशन है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है। समझा आप लोगों को? ठीक है। फिर आर्टिकल 269A ने किसकी बात की हुई है? बस इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में आर्टिकल 269A आया हुआ है, और एक आर्टिकल आया हुआ है आर्टिकल 279A। कौन सा आर्टिकल है? 279A। भैया ये बात करता है GST काउंसिल की, तो भी जितना भी GST का गवर्निंग है, फंक्शनिंग है, वो सारा का सारा करता है GST काउंसिल, जो कि बनाया गया हुआ है आर्टिकल 279A के अंदर। ठीक है, तो इंडिया में GST आने के पहले सर्टेन प्रॉब्लम से हम लोग कोई भी 3-4 को याद रख लेंगे। यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है, चांसेस काफी कम है, बट एक बार पढ़ लेते। सर्टेन ट्रांजैक्शंस वेर सब्जेक्टेड टू डबल टैक्सेशन। सर्टेन ट्रांजैक्शन वेर सब्जेक्टेड टू डबल टैक्सेशन। जैसे कि समझो ना, होटल में खाना खाने चले गए, तो इसको ना पहले गुड्स भी मानते थे। अच्छा, जब गुड्स का सप्लाई होता था ना, गुड्स का सप्लाई, तब वैट लगता था, स्टेट गवर्नमेंट लेता था। तो होटल में खाना खाते थे तो स्टेट गवर्नमेंट आके बोलता था अपने गुड्स लिए हम वैट लगाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोलता था नहीं, ये तो आप लोगों ने होटल वालों का सर्विस लिया, तो हम लोग आपके ऊपर इसके ये ट्रांजैक्शन पे सर्विस टैक्स लगाएंगे। तो फूड एक ही ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वैट लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेता था। दूसरा, हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग वैट के रेट हुआ करते थे, जिसकी वजह से ट्रेड में इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आप सोचो ना, जहां पे टैक्स का रेट कम है आप वही स्टेट के अंदर बिजनेस करोगे। हर एक स्टेट अलग अलग टैक्स के रेट लगा रहा था, उसके वजह से ट्रेड में इम्बैलेंस हो रहा था। फिर अगला, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, सेवरल स्टेट टैक्स लगते थे, जैसे कि लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। फिर क्या होता था ना, ये जो आपका वैट है इसको इंटीग्रेट नहीं किया था सर्विसेज के साथ। मतलब समझो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो वो गवर्नमेंट को क्या पे करता था? सर्विस टैक्स पे करता था। बट ये सर्विसेज अर्न करने के लिए उसने लेट से कंप्यूटर लिया, फर्नीचर लिया, या कोई भी गुड्स लिया, तो परचेस करने के टाइम पे तो उसने वैट पे किया होगा। तो वो वैट जो उसने पे किया था वो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता था, ऐसा एक प्रॉब्लम था।
फिर एक प्रॉब्लम आता था सीएसटी का। अभी क्या हो गया, देखो मैं बैठा हूँ लेट्स से गोवा में, मैंने महाराष्ट्र से कोई गुड्स को परचेज किया और मैंने विद इन गोवा ही बेचा, तब जब वैट था ना वैट, तो जो महाराष्ट्र से गुड्स गोवा में आए ये रेवेन्यू बनता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। किसका रेवेन्यू बनता था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और अगर इसको मैंने गोवा के अंदर बेचा तो गोवा गवर्नमेंट मुझे वो टैक्स जो मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे किया उसका क्रेडिट नहीं देता था। ऐसे सेवेरल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा। क्लियर है आप लोगों को? चलो एक सेकंड में हम लोग अभी देखेंगे कि जीएसटी आज के टाइम पे फंक्शन कैसे करता। यहां पे सबका ध्यान, ठीक है? चलो यहां पे सब लोग ध्यान दो। देखो आज के टाइम पे क्या होगा, लेट से आप लोग महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हो, आपने गोवा में प्रोडक्ट बेचा, गोवा वाले ने आगे किधर प्रोडक्ट बेचा? गुजरात। महाराष्ट्र ने गोवा वाले को कितने रुपीस में बेचा? 100 रुपीज। इजी कैलकुलेशन के लिए जीएसटी का रेट था 10 रुपीज, तो गोवा वाला महाराष्ट्र वाले को कितने पैसे देगा? 110। गोवा ने आगे गुजरात में बेचा 140 रुपीज में, 10% से जीएसटी कितना लगेगा? 14 रुपीज। गुजरात वाले ने गोवा वाले को कितना पैसा दिया? 154 रुपीज। अभी मैं बात कर रहा हूं गोवा वाले की, ठीक है? गोवा वाले को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? कितना टैक्स पे करना है? तो 14 रुपीज पे करना है जो उसने गुजरात वाले से लिया, क्योंकि वो उसका रेवेन्यू नहीं है। माइनस उसने कितना ऑलरेडी पे किया है गवर्नमेंट को, ऑलरेडी कितना पे किया है? तो देखो ये 10 रुपीज ऑलरेडी पेड है जो उसने महाराष्ट्र से परचेस करने के टाइम पे किया था। तो उसको नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा? नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 4 रुपीज का करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, गोवा वाले ने माल बेचा कितने रुपीस में? अपना मटेरियल बेचा 140 में, खरीदा कितने में था? 100 में। तो गोवा वाले ने ये ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऐड कितने रुपीस का किया? तो 140 माइनस 100 यानी इसे 40 रुपीस का किया, और जीएसटी का 10% अगर आप लोग निकलोगे तो 4 रुपीस आता। ये दोनों अमाउंट मैच हो गई। तो जीएसटी में सिर्फ एक पर्सन ने जितने रुपीस का वैल्यू ऐड किया उतना ही उसको टैक्स पे करना पड़ता है। पहले उसने जितने भी टैक्सेस पे किए रहेंगे उन सब का उसको क्या मिल जाता है? क्रेडिट। चलो एक एग्जांपल से समझो, इसी को कंटिन्यू करता। गुजरात वाले ने आगे एंड कंज्यूमर को, किसको? एंड कंज्यूमर को गुजरात में ही बेचा 200 रुपीज में, और 10% से टैक्स कितना लिया रहेगा? 20 रुपीज का लिया रहेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं ये गुजरात वाले की, मैं बोलूं इसको गवर्नमेंट को ये 20 रुपीज पे करने, बट उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है? 14। तो उसको कितना रुपीस पे करना है? 6 रुपीस पे करना है। गुजरात वाले का वैल्यू एडिशन देखो, 200 में सेल किया, 140 में बाय किया, तो वैल्यू ऐड कितने का किया? 60 रुपीस का। तो 60 इंटू 10% कितना आएगा? 6 रुपीस। ये रहा आपका आंसर। तो सर ये एंड कंज्यूमर के ऊपर आ गया आप लोगों का फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। क्या आ गया इसके ऊपर? फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। किसके ऊपर आ गया? जो भी आपका ये पूरे चेन के अंदर एंड कंज्यूमर रहेगा। आपने पहले जितने भी टैक्सेस पे किए उसका आपको हर एक स्टेज के ऊपर क्या मिलते जाएगा? क्रेडिट मिलते जाएगा। एम आई क्लियर? चलो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स, सबसे पहले ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ये कमोडिटीज और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आप लोग बर्डन शिफ्ट करते हो, बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट करते हो? रेसिपिएंट के ऊपर। सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता, बट वो टैक्स किससे लेता है? रेसिपिएंट से टैक्स लेता है। डायरेक्ट पिंच का परसेप्शन नहीं है। देखो रेसिपिएंट पैसा देता सप्लायर को, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देता। तो सप्लायर जो टैक्स दे रहा है वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा, वो तो रेसिपिएंट से पैसा लेके दे रहा। और रेसिपिएंट को समझ में ही नहीं आ रहा है टैक्स जा रहा है, क्योंकि रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स किसको पे कर रहा है? सप्लायर को। समझा? फिर ये आता है इन्फ्लेशनरी। सुनो ना, लेट से पिछले साल पार्ले जी का बिस्किट था 10 रुपए का, तो गवर्नमेंट ने 10 रुपए के ऊपर 10% से लेट से 1 रुपए का टैक्स लिया रहेगा। इस बार इन्फ्लेशन के चलते ये पार्ले जी 10 रुपए का बन गया 15 रुपए का, 15 रुपीज का। तो 15 का 10% अभी जीएसटी लगेगा, यानी कि कितना आ गया? 1.5। देखो जीएसटी में इंक्रीज हो गया क्योंकि आपके कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया था। ठीक है। फिर वाइडर टैक्सेस, ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। फिर प्रमोट सोशल वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट ऐसे चाहती है कि कोई भी सिंफुल गुड्स है जैसे कि सिगरेट वगैरह हो गया, उसके ऊपर जीएसटी का रेट ज्यादा लगा देगा। कोई डेली इसेंशियल चीज है जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, उसके ऊपर जीएसटी का रेट कम लगा देगा। और लास्ट में आता है रिग्रेसिव इन नेचर।
देखो आपका इनकम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी का रेट सबको सेम देना रहेगा। मतलब अगर कल जाके मुकेश अंबानी अगर आईफोन खरीदने के लिए गए, उनको भी टैक्स 18% देना पड़ेगा, और अगर एक आधा गरीब आदमी मेरे जैसा आईफोन खरीदने के लिए गया, उसको भी जीएसटी कितना परसेंट देना पड़ेगा, 18%। यानी कि आपका इनकम कितना है वो मैटर नहीं करता। किसको मैटर नहीं करता? जीएसटी को। वो सेम रेट से टैक्स सबसे लेगा। क्लियर है? चलो फिर कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि आपने जितने रुपीस का वैल्यू को ऐड किया बस उतनी ही अमाउंट पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगा। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, ये याद है आपको? देखो गोवा से गुजरात में जब मटेरियल आया था, जो ऊपर वाला एग्जांपल है, इसने परचेस किया 140 में, इसने सेल किया 200 में, वैल्यू कितने रुपीस का ऐड हुआ था? 60। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, 60 के ऊपर टैक्स देना है। और इधर ये जो 14 रुपीस का टैक्स पे किया था उसका क्या मिल गया है? क्रेडिट। देखो याद है ना, इसने इधर 20 रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया था, इधर 14 का टैक्स पे किया था, तो ये 20 रुपीस को हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और ये 14 रुपीस को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर यहाँ पे फाइनल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? एंड कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, यानी कि टैक्स पे टैक्स कहीं भी नहीं लग रहा है। जितने भी आपने पहले टैक्सेस पे किए सबका आपको क्रेडिट मिल रहा है। और ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट को इसका रेवेन्यू मिलेगा। क्लियर है? चलो सर फिर जीएसटी के बाहर किसको रखा गया हुआ है? जीएसटी से बाहर किसको रखा गया हुआ है? एक ही सेकंड देना, मैं सिर्फ पानी पी लेता हूं तब